नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर जो है उसकी बनावट और उसके घटक तत्वों के विषय में हम लोग बात करेंगे। एटमॉस्फेयर का जैसे कि हम लोग जानते हैं तापमान के आधार पर उसको 5 भागों में बांटा गया है। ट्रोपोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, इसको और स्ट्रेटोस्फेयर है सेकंड लेयर। उसी प्रकार से इसके जो है कॉम्पोजिशन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखने में छोटा विषय लगता है, छोटा सा टॉपिक लगता है। एनसीईआरटी की 8वीं 9वीं क्लास की किताब में ये मिल जाएगा, संभवतः कहीं भी ये मिल जाएगा, किसी भी ज्योग्राफी की किताब में। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा सवाल पीटी में विशेष रूप से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन सवालों को भी हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ किस तरह से सवाल आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके पहले एक दो तीन बात एटमॉस्फेयर के विषय में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर हम लोग जानते ही हैं, पृथ्वी के पास सघन होता है। जो जो इसकी ऊंचाई ऊपर जाती है यह विरल होते जाता है, यानी डेंस से रेयर होता जाता है। और इस प्रकार से 32 किलोमीटर तक जो है 99% ऑफ टोटल जो मास है एटमॉस्फेयर का वो पृथ्वी के बेस से लेकर 32 किलोमीटर तक 99% जो है मास टोटल पाया जाता है। किसका? एटमॉस्फेयर का। इसके साथ ही साथ जो है 120 किलोमीटर तक ही ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो जाता है, यानी पृथ्वी की सतह से लेकर 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाया जाता है। उसी तरह से CO2 और वाटर वेपर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो हम लोग खैर ये तो कुछ मोटे मोटे तथ्य थे एटमॉस्फेयर को लेकर। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके कंपोजिशन को लेकर कि इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं। इसके जो प्रमुख ऐसे 3 प्रमुख घटक मान सकते हैं हम लोग, गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। गैस में हम लोग यहाँ पर CO2 और ओजोन को देखेंगे। CO2 इसलिए कि वर्तमान समय में सबसे अधिक त्रासदी या त्राहिमाम जिसने मचा रखा है वो CO2 ही है। वैसे CO2 वर्तमान समय में खलनायक के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में यह काफी उपयोगी गैस है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन की दृष्टि से भी ये उपयोगी है। कैसे? तो यह सूर्य की किरणों को अपने से वापस पास करने देता है। सूर्य की किरणें CO2 के लेयर से पास हो जाती हैं। CO2 उनको ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, उससे हीट वगैरह। लेकिन जब अर्थ का जो रेडिएशन है, अर्थ के हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है CO2, और उस हीट को ही क्या करता है, अर्थ के रेडिएशन को वापस फिर अर्थ पर कुछ भेजता है। इस प्रकार से पृथ्वी के तापमान को ये बनाए रखता है CO2। अर्थ का रेडिएशन इस पूरी प्रक्रिया में ये पृथ्वी के तापमान को ये बनाए रखने में सहयोगी है। अब इसी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार गैस कौन सा है? CO2। ये सवाल 2008 बीपीएससी और 2009 एमपीपीसीएस में ये आया हुआ है। CO2 की एक और प्रमुख विशेषता है, कंपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो बाकी जो भी सारे गैस हैं उनकी जो मात्रा है, उनका जो प्रतिशत है वह तो कांस्टेंट है, लेकिन CO2 जो गैस है उसका परसेंटेज है दिनों दिन बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो वातावरण में जो उसका स्ट्रक्चर, उसका जो कंपोजिशन है उसमें CO2 की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो यानी कि एकमात्र गैस जिसका कि बाकी सबका कांस्टेंट है, लेकिन इसका एकमात्र गैस जिसका कंपोजिशन जो है वेरिएबल है और इसकी मात्रा जो है बढ़ रही है। मैंने पहले भी बताया पृथ्वी के तापमान के लिए यह जिम्मेवार गैस है। कौन सा? CO2। जो क्योंकि मैंने पहले बताया ऊपर में, अर्थ में जो सन का रेडिएशन उसको आने देता है, अर्थ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वापस फिर अर्थ पर भेज देता है। तो ये रहा CO2 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दूसरी जो प्रमुख गैस है वह है ओजोन। ओजोन 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इसके विषय में हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो विशेष रूप से चर्चा करेंगे, इसलिए छोड़ देते हैं। हम लोग जानते हैं यूवी रेज वगैरह इत्यादि से ये जुड़ा हुआ है। सन के जो हार्मफुल रे है, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, उसको ये अवशोषित कर लेता है, पाराबैंगनी रे। इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा हो गया ओजोन। तो यह गैसियस कंपोनेंट है। हम लोगों ने एक देखा कंपोजिशन में गैसियस में, जिसमें हम लोगों ने CO2 और किसकी चर्चा की? ओजोन की चर्चा की। अब हम लोग आगे आते हैं वाटर वेपर के विषय में। वाटर वेपर भी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यह भी जो है वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर में। ये एटमॉस्फेयर में, वातावरण में
वेरिएबल है, यानी कि इसकी मात्रा जो है स्थान के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ और मौसम के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। कैसे, हम लोग आगे देखते हैं। ये जो है अल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई, अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ क्या है, वाटर वेपर घटता जाता है। और हमने देखा कि 90 किलोमीटर के ऊपर जो है कोई वाटर वेपर नहीं पाया जाता है। अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ वाटर वेपर क्या है, ये घटता जाता है। और ट्रॉपिकल रीजन में, यानी वार्म और वेट इलाकों में क्या है, वहां पर ये वाटर वेपर की मात्रा क्या है, कम होगी कि ज्यादा होगी। ट्रॉपिकल रीजन में जो कि वेट है, मैंने पहले ही बता दिया, अगर वो गीले हैं यानी कि वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में ज्यादा पाया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो कि वेट इलाके होते हैं, वार्म और वेट इलाकों में ये वाटर वेपर है वो ज्यादा पाया जाता है। और ये वॉल्यूम जो है, एयर के वॉल्यूम का लगभग 4% तक हो सकता है ये। जबकि सूखे इलाकों में और ठंडे इलाकों में, जैसे इक्वेटर और पोल्स पर ये कम पाया जाता है। और ये एयर का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1% से भी कम हो सकता है। ये दोनों बात याद रखने लायक है। क्या, सूखे और ठंडे इलाके जैसे डेजर्ट और पोलर क्षेत्र में ये एयर जो है, एयर के 1% वॉल्यूम से भी ये कम हो सकता है। जबकि क्या है, वेट इलाकों में, गीले इलाकों में, ट्रॉपिकल रीजन में 4% तक ये बाई वॉल्यूम ऑफ एयर पाया जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमने देखा क्या है, वाटर वेपर जो है ये घटता है। और क्या है, इसके साथ ही साथ इसके घटने बढ़ने में और भी कई जगह है। जब हम लोग इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ते हैं तो इसकी मात्रा क्या है, घटती जाती है। इक्वेटर से जब हम लोग इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा कि ठंडे प्रदेशों में है, इसका मात्रा जो है कितना है, 1% बाई वॉल्यूम ऑफ एयर है, यानी एयर के टोटल वॉल्यूम का मात्रा 1% होता है। तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर बढ़ते हैं तो वाटर वेपर का जो है की मात्रा जो है वो घटती जाती है। जबकि हम लोग इसका उल्टा है, पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे तो क्या होगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी। ये कॉमन सेंस की बात है। इसको जो है क्या कहते हैं, वाटर वेपर को ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, पृथ्वी का कंबल। ये कंबल के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है, तो सन का जो रेज आता है, सन का रेडिएशन, सन का जो रेज आया उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करता था। वाटर वेपर क्या है, सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ ही साथ अर्थ का जो रेडिएशन, सन के आइसोलेशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सन से हीट को, और अर्थ का जो रेडिएशन है, अर्थ के रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका कुछ हिस्सा पे वापस भेजता है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी को ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होने देता है, ना ही बहुत ज्यादा गर्म। ठंडा बहुत ज्यादा कैसा नहीं होने देता है, अर्थ का जो रेडिएशन निकला उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हुआ, तापमान जो है अर्थ का बढ़ गया। अगर अर्थ का रेडिएशन सारा का सारा वापस चला जाएगा तो पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। लेकिन ये वाटर वेपर ऐसा होने नहीं देता है, सारा का सारा वापस जाने नहीं देता है और उसको कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसके चारों ओर हीट का ये आवरण बना देता है, तो पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है, पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हुई और पृथ्वी को बहुत ज्यादा गर्म भी कैसे नहीं होने देता है। सन से जो रेज आते हैं, सन से जो हीट आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे पृथ्वी ज्यादा गर्म भी नहीं हो पाती है। इसलिए इसको पृथ्वी का कंबल भी बोलते हैं। और ये क्या है, वाटर वेपर स्टेबिलिटी ऑफ एयर या इनस्टेबिलिटी ऑफ एयर, दोनों के लिए भी वाटर वेपर जिम्मेवार है। तो यह दूसरा कंपोजिशन जो था वाटर वेपर, उसके विषय में हम लोगों ने देखा। अब इसका हम लोग तीसरा जो प्रमुख कंपोजिशन है अर्थ का, डस्ट पार्टिकल, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। डस्ट पार्टिकल के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। डस्ट पार्टिकल क्या हो सकता है, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में हम लोग देखते हैं, वो एटमॉस्फेयर के पास क्षमता है कि वो बहुत सारे छोटे छोटे धूल कण इत्यादि को वो धारण किए रह सकता है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन्स हो सकता है, यानी पराग कण, वोल्केनिक इरप्शन जो होता है उससे जो लावा एसेज वगैरह निकलते हैं वो भी जो वायुमंडल में फैल जाते हैं, वह भी हो सकता है। सी है, सी से जो विंड उठा, तो विंड से कुछ कुछ जो है साल्ट वगैरह का जो पार्टिकल्स गया, वह भी हो सकता है ये डस्ट पार्टिकल्स के रूप में। साथ ही साथ धूल कण, जो धूल होते हैं रेगिस्तान में, जो बालू होता है डेजर्ट में, वह भी कुछ कुछ छोटा छोटा टुकड़ा है, धूल इत्यादि है, वह भी वायुमंडल में पाया जा सकता है। तो सी सॉल्ट, धूल कण
राख, एसेज, पोलन ग्रेन्स यानी परागकण, वोल्केनिक इरप्शन और मेटियोर्स के यानी जो ऊपर से जो उल्का पिंड गिरते हैं तो वो भी नीचे आकर जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं तो वह भी डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण के रूप में विद्यमान होते हैं। डस्ट पार्टिकल की विशेषता, इसके बारे में हम लोग थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे, इसकी क्या विशेषता है। तो डस्ट पार्टिकल कहाँ ज़्यादा पाया जाएगा? डस्ट पार्टिकल पृथ्वी के सतह के आसपास ज़्यादा पाया जाएगा करीब, कि आसमान में ज़्यादा जो ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा पाया जाएगा। हम लोगों ने देखा कि डस्ट पार्टिकल किसको कहते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स के जो कंपोनेंट हैं हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के सरफेस के करीब ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग पाएंगे कि डस्ट पार्टिकल जो हैं उसका जो कंसंट्रेशन है पृथ्वी के सरफेस के करीब ज़्यादा होता है, और जो जो ऊंचा जाएंगे ऊपर जाएंगे इसका जो क्या है कंसंट्रेशन घटते जाता है, क्योंकि जो जो इसके कंपोनेंट हैं वो इसके पृथ्वी के जो सरफेस है उसी पे पाया जाता है, और ऊपर ले जाने के लिए कई सारे कारण जिम्मेवार होने चाहिए, तो होता नहीं स्ट्रॉन्ग विंड्स इत्यादि। तो डस्ट पार्टिकल जो है उसका कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर में ज़्यादा पाया जाता है। डस्ट पार्टिकल की एक और बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि डस्ट पार्टिकल, धूल कण और सॉल्ट मिलकर ये दोनों क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की भूमिका अदा करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं और इसके साथ ही साथ जो सॉल्ट पाए जाते हैं उसके चारों ओर जो हैं जलवाष्प जो हैं, जलवाष्प वाटर वेपर जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की, वाटर वेपर जो है उसके चारों ओर जो क्या है संघनित हो जाते हैं, जम जाते हैं। संघनित होते होते ये भारी हो जाते हैं और बादल का रूप ले लेते हैं, यानी बादल बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। और जब यही बादल भारी हो जाते हैं एवं अन्य कारणों से तो वर्षा होती है। तो डस्ट पार्टिकल और सॉल्ट जो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में भी काम करते हैं। और इक्वेटोरियल रीजन और पोलर रीजन में, इक्वेटर पर और पोलर रीजन में क्या है, डस्ट पार्टिकल कम पाया जाता है। पोलर रीजन में वैसे भी धूल कहाँ से उड़ेगा, तो पोलर, हालांकि रीजन कुछ और है, इक्वेटोरियल रीजन और पोलर रीजन में जो है इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, जबकि सब ट्रॉपिकल रीजन में और टेम्परेट रीजन में इसका कंसंट्रेशन किसका, डस्ट पार्टिकल का हाई होता है। तो ये था कंपोजिशन। हम लोगों ने अभी देखा एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की कि इसके 3 प्रमुख घटक हैं, गैस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर है। गैस में हम लोगों ने देखा CO2 और ओजोन। CO2 को हम लोगों ने देखा कि क्या काम करता है वो, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेवार है CO2। साथ ही साथ ऐसे एकमात्र ऐसा गैस है जिसका कि परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी अनस्टेबल है, क्योंकि हम लोग फॉसिल फ्यूल के बारे में फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। यद्यपि कि यह वर्तमान समय में खलनायक के रूप में ही दिखलाई पड़ता है, लेकिन ये जो इसका इम्पोर्टेंस भी है, पृथ्वी को गर्म रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ओजोन के विषय में हम लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन इसके बारे में संक्षेप में हमने जान ही लिया कि यह जो है क्या है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और पृथ्वी को ये बचाता है। तो ये गैसेस के बारे में, वाटर वेपर के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसकी क्या भूमिका है, कहाँ यह ज़्यादा पाया जाता है और कहाँ कम पाया जाता है। पोलर रीजन में जो है इसका बाई वॉल्यूम 1% से भी कम होता है, जबकि 4% तक होता है ये ट्रॉपिकल, जहाँ पे वेट इलाका है वहाँ पर 4% तक ये पाया जाता है। साथ ही साथ जो इसको है वाटर वेपर को हम लोग पृथ्वी का कंबल बोलते हैं, क्योंकि सन का जो रेज और हीट आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही साथ पृथ्वी का जो हीट है, जो रेडिएशन निकलता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ना तो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा ठंडा होने देता है, नहीं पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गर्म होने देता है। और अंत में हम लोगों ने डस्ट पार्टिकल के विषय में देखा कि डस्ट पार्टिकल किसे कहते हैं, साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। डस्ट पार्टिकल की कंपोनेंट को हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से हो सकते हैं, मेटेरियल्स के टुकड़े हो सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन से जो राख निकलता है वो हो सकता है, सी सॉल्ट हो सकता है, छोटे छोटे धूल कण हो सकते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल हुए। पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं उसके कंपोनेंट। साथ में हमने देखा कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, वर्षा कराने में डस्ट पार्टिकल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस कितनी परसेंटेज में पाया जाता है। ये आपको एक यहाँ पर जो फोटो में आपको दिखलाई दे रहा है कि इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा गैस एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की बनावट क्या है। फिलहाल आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।